ठीक है, तो एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इनके आंसर्स लिखो बिना देखे। चार लोग हैं, चारों आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएगी सुरभि, नहीं हाँ चलो सुरभि, इसका कृतिका, इसका जयेश, इसका आदर्श। है तुम्हारा आंसर? तो इसका तो सुरभि cos x, कृतिका इसका माइनस sin x। अरे इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है ना, 7.5 है तो कुछ नहीं, एक नंबर है वो तो बस। और क्या 7.5 x की पावर 7.5 माइनस 1 तो 6.5। यहाँ पे बस 2 है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज़। तो हम पढ़ लेते हैं एक क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का क्या मतलब? प्रोडक्ट रूल में 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में थे, क्वोशिएंट में फंक्शन हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में। लेट्स से हमारे पास एक कोई फंक्शन है, लेट्स से y, और 2 फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में 1/2। तो वैसे तो इसको इस तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है, प्रोडक्ट रूल की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। इसको लिख लो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है ना। ये इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ गया sin x अपॉन cot x, ये 2 डिवीजन में है फंक्शन, तो इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं sin x मल्टीप्लाइड बाय 1/cot x, और फिर इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, इसका हमें नहीं पता, तो हम डिवीजन के फॉर्म में भी इसका एक फार्मूला याद रख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? देखो क्या करना है हमें, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जैसे 1 लिख दिया, 1 यानी कि पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड एज इट इज़, फिर माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल से क्या डिफरेंट है यहाँ पर कि प्लस का माइनस है यहाँ पर, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले का डिफरेंशिएशन पहले करना। वहाँ पे तो पहले का ही पहले डिफरेंशिएट करो, चाहे बाद में करो, बीच में प्लस आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और ख़त्म नहीं हुआ फॉर्मूला अभी, इसके नीचे सेकंड जो भी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर कर देना है ना, बिना डिफरेंशिएट किए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएट करना है sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x हमें पता है tan x होता है, और उसका फॉर्मूला भी पता है sec स्क्वायर x होता है, लेकिन हम इस तकनीक से करके देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर पहले का डिफरेंशिएशन इज़ cos x, दूसरा एज इट इज़, तो cos x फिर माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x,
दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर पहला एज इट इज़ तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ का स्क्वायर, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस इधर कंपनसेट होकर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज़ सेक स्क्वायर एक्स, जो आना ही था क्योंकि वो tan x का ही डिफ्रेंसिएशन है। तो ये अप्लाई करो फटाफट, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरा एज इट इज़, माइनस दूसरे का डिफ्रेंसिएशन पहला एज इट इज़, पहले का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, दूसरे का दूसरा एज इट इज़, फिर माइनस दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा जस्ट, और पहला एज इट इज़ डिवाइडेड बाय जो भी नीचे है उसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, तो कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, और फिर पहला एज इट इज़ डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x। सेकंड वाला देखो, सेकंड समझ में आया क्या? इसके बाद फिर हल्का फुल्का सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जम रहा है तो यहाँ से cos क्यूब एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक cos x कॉमन ले लिया तो देखना cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लब हो गया, तो कॉमन ले सकते हैं। और इसका हो जाएगा साइन का हो गया cos x, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 10⁴x। क्या क्या? हाँ तो देखो इसका क्या करना है, नीचे वाले का हमें स्क्वायर करना है, तो tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर पावर 4 बन गया।
ठीक है। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर सीखा। अब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि मतलब क्या है इसका, ज़रूरत क्या पड़ेगी, है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज स्लोप। किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू मिलता है। अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ स्लोप। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप निश्चित है। यहाँ पर भी वही ढलान है, जो यहाँ ढलान है वही ढलान यहाँ पर है, हर पॉइंट पे वही ढलान है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निश्चित है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बस एक ही स्लोप होगा उसमें तो, ठीक है। अच्छा, तो क्या एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन हैज़ अ फिक्स्ड स्लोप, फिक्स्ड या कांस्टेंट स्लोप, जस्टिफाइड है वो। बट थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया मान लो सपोज, ऐसा कुछ। तो अब इसका स्लोप वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ और स्लोप है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अलग अलग चेंज हो रहा है स्लोप, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट जैसे डिफाइन करेंगे तो वो वही की वही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बी द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। बट यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी इस पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे, तो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ लेट से थीटा एंगल काट रही है। सो वी डिफाइन स्लोप m as tan theta. m is used to represent slope. m is slope. तो m is defined as tan theta. अच्छा, स्ट्रेट लाइन के लिए तो वही स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है, तो यहाँ पे लेट से ये अल्फा है, तो tan अल्फा इज द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप की डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज स्लोप। Slope at any point on the curve, slope at any point on the curve is defined as tan theta, is defined as tan theta, is defined as tan theta, where theta is the angle made by, where theta is the angle made by the tangent drawn at that point, and positive direction of x-axis, and positive direction of x-axis, and positive direction of x-axis. तो जैसे बताओ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, ये दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यानी कि √3/2, सॉरी √3, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या, अपना अगर दिमाग का tan 30 डिग्री तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लिखा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होता है स्लोप वाला एंगल, तो इसका tan लेना है, तो ये कितना होगा 150 डिग्री, द स्लोप विल बी tan 150 डिग्री,
और tan 150 डिग्री यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो tan कितना हो गया 180 माइनस 30, तो ये हो गया माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस 1/√3। ठीक है, नोट करते जाओ, ये नोट्स रिवाइज करोगे तब मज़ा आएगा। ये एक रैंडम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं, क्वाड्रेटिक है। पॉइंट ए पर जो टेंजेंट खींची वो कुछ ऐसा 45 डिग्री बना रही है, तो पॉइंट ए पर स्लोप क्या होगा, पॉइंट ए पर स्लोप क्या होगा, tan 45 यानी कि 1। तो 1 स्लोप यहाँ पर है 1 स्लोप, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा 1। अच्छा, थोड़ा और ऊपर चलेंगे स्लोप बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़े नीचे आ जाएंगे तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्लोप 1 है, क्यों है 1, क्योंकि इधर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, अच्छा ये तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। व्हाट इफ हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी हो तब स्लोप कैसे फाइंड करें, तो अब वहाँ पे पिक्चर अब आता है डिफ्रेंसिएशन, कि लेट्स से इसकी जो इक्वेशन है वो है y = x²। ठीक है, और हमें कोई ऐसा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में मार्क करके दिया है ना, कोई रैंडम पॉइंट है जिसके बारे में हमें ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं पता, बस कोऑर्डिनेट्स पता है उसके, कि लेट्स से ये पॉइंट है 3,9। ठीक है, 3,9 इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 यहाँ रखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3,9 एक पॉइंट है। यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे, dy/dx कैलकुलेट किया तो यही स्लोप का मेजर देता है, मतलब यही स्लोप आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x। अब स्लोप निकालना है हमें किस पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 9, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, x रखना है, तो उठा के रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। तो इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप है, हमें एंगल नहीं पता, बट 100% द tan थीटा विल बी, इफ दिस इज थीटा, द tan थीटा विल बी 6। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि अगर हमें इक्वेशन दे दी है तो फिर हमें ज्योमेट्रिकल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस कोऑर्डिनेट रख के हम स्लोप निकाल देंगे वहाँ से। So this is slope at x = 2, 3। कोई कहे बताओ x = 5 पे क्या स्लोप होगा, तो भी आ जाएगा, x या 5 रख देंगे। तो अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल इक्वेशन के फॉर्म में एक क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द स्लोप एट पॉइंट x = 7 फॉर द ग्राफ, फॉर द कर्व y = sin² x + 7x² + 2x + 1। इस ग्राफ के लिए हमको x = 7 पे स्लोप बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 साइन एक्स, सब अपना अपना निकालो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 7 टू द 14x प्लस 2। और किधर चाहिए हमें स्लोप? हमें चाहिए स्लोप एट x इक्वल टू 7, तो 7 सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पे x की जगह, तो 2 साइन 7 कॉस 7 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 2। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है डबल डिफरेंशिएशन का। तो ये नाम में ही अपनी पहचान छुपाया हुआ है। डबल डिफरेंशिएशन हमें फर्स्ट इंट्यूशन से यही बोल रहा है, डिफरेंशिएट करके फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो लेट्स से हमने साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास कॉस एक्स आ गया, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस साइन एक्स आ गया। तो साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डी बाई डी एक्स तो नहीं लिख सकते, तो इसे ऐसे लिख देते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई ऐसे बोले कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बताओ, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? ये ऑपरेटर 2 बार डिफरेंशिएट करेगा। तो बस साइन एक्स का कॉस एक्स किया हमने मन में, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कर दिया, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का बस जो हमारा फर्स्ट इंट्यूटिव थॉट दिमाग में आता है कि एक बार डिफरेंशिएट किया फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो वही है। तो अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे जाएं डबल डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या बता रहा है? स्लोप का भी स्लोप, स्लोप का भी स्लोप। ठीक है, जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्लोप क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्लोप होगा 2x। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अच्छा, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया तो 2 आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। तो ये मतलब समझते हैं ग्राफिकली, ये बहुत इजी ग्राफ से इनको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो कुछ ऐसे दिखा, मतलब ये ऐसा शार्प नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो विजुअलाइज करो, इसका स्लोप हम बहुत माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो स्लोप बहुत नेगेटिव है। फिर धीरे 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 स्लोप इसका 0 हो जा रहा है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है? स्लोप माइनस इन्फिनिटी है पहले, फिर थोड़ा बढ़ते 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 0 हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ा 0 हुआ, फिर 0 के बाद बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे कि स्लोप इसका क्या था? बहुत नेगेटिव था पहले, फिर बढ़ते बढ़ते वो 0 तक पहुँच रहा है। तो स्लोप बहुत नेगेटिव था कहीं पे, फिर बढ़ते बढ़ते वो पहुँच गया 0 पर, और फिर बढ़ते बढ़ते वो इन्फिनिटी पे पहुँच गया। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x। ये बात समझ में आ रही है? ये इसका स्लोप मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसका स्लोप नीचे डिज़ाइन करते हैं, वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। वो दिख रहा है 2 है उसका स्लोप, है ना? तो 2 मतलब कि यहाँ पर भी वही स्लोप, यहाँ पर भी वही स्लोप, यहाँ पर भी वही, हर जगह एक ही स्लोप है।
तो इसके स्लोप का ग्राफ कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू और वो होगी 2, ये बन गई। तो दिस इज y इज इक्वल्स टू 2। तो इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये ना, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, ये बस एक विजुअलाइजेशन के लिए है, फील आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो और बढ़िया, है ना। एग्जामिनेशन मतलब बस मज़े के लिए है ये सब। इसको गहराई से बैठ के कभी ट्रिप मारो तुम तो इसको रिकॉर्ड को रिपीट करके देखना जो डिस्कशन किया आपने, तो आएगा मज़ा। तो इस्तेमाल आता है इस कॉन्सेप्ट का फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक मैक्सिमा या मिनिमा कॉन्सेप्ट होता है, वो समझते हो। इमेजिन करो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी। मैक्सिमम वैल्यू उधर इन्फिनिटी पे होगी और मिनिमम वैल्यू इधर माइनस इन्फिनिटी पे होगी, तो वो डिफाइंड नहीं है मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा कुछ, तो अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू उधर इन्फिनिटी होगी और मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, लेकिन ये बीच में जर्क मार रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बोलते हैं लोकल मिनिमम। लोकल क्यों, मतलब क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं है, बट अपने आसपास के पॉइंट्स के आसपास सबसे लोकली वो सबसे बड़ा है या लोकली बहुत छोटा है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं अपन मैक्सिमा, जो लोकली सबसे बड़े हैं, और जो लोकली सबसे छोटे हैं उनको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है। अच्छा, समझने वाली बात क्या है इसमें, मैक्सिमम मिनिमा पे क्या हो रहा है ऐसा मैथमेटिकली, स्लोप ज़ीरो हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, एक्स एक्सिस से पैरेलल आ रही है, मतलब कि यहाँ पर स्लोप ज़ीरो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो, मैक्सिमा पर भी और मिनिमा पर भी, दोनों पर ही हो रहा है ज़ीरो। ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि किस पॉइंट पे ग्राफ हमारी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, जो भी एक्स आएगा वो रख के देखेंगे मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम, वो रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा आ जाए, इसमें बहुत सारे मैक्सिमा या मिनिमा हैं, ये भी है मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, मिनिमा भी बहुत सारे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो हिट एंड ट्रायल से अपन जो भी वैल्यूज़ आई हैं वापस रख रख के देख ली और फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होगी, सबसे कम मैक्सिमा वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होगी, एंड सो ऑन। लेकिन व्हाट इफ़ कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़े, इसके लिए कोडिंग करनी पड़े, हिट एंड ट्रायल का नहीं, कोडिंग ही बनानी पड़े, तो एक चेक होता है डबल डिफरेंशिएशन वाला कि अगर डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट करस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमा के। अभी इसको अपन पूरा एक एग्जांपल लेके देखेंगे, अभी बस इन्फॉर्मेशन याद रखो। और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो करस्पॉन्ड करता है मिनिमा के। ठीक है, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखो। देखो थोड़ा सा उल्टा है, मैक्सिमा में अपन सोचते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए इंट्यूटिवली, लेकिन उल्टा है, नेगेटिव आ रहा है तब मैक्सिमा अटेन हो रहा है और पॉजिटिव आ रहा है तब मिनिमा अटेन हो रहा है। तो थोड़ा सा उल्टा तरीके से याद रखना है। इसका मतलब मिनिमा पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स तो ज़ीरो है, लेकिन जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा मैक्सिमा पर। तो अभी तक शीट में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उसमें हमें डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हार्डली दो वैल्यूज़ आ रही थी। और जब क्वेश्चन में पूछा है अगर कि मैक्सिमा है बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंसीडर करके ही चल रहे होंगे कि मैक्सिमा ही आएगा, तो हमें डबल चेक लगाने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसने ऐसा दे दिया कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, फिर डबल डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा।
तो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं इस पे। अच्छा, एक और थॉट आ सकता है दिमाग में कि व्हाट इफ ये भी ज़ीरो आ जाए, डबल डिफ्रेंशिएशन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ज़ीरो आ जाए, तो वहाँ पर ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। इफ़ डबल डेरिवेटिव इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो, इट इज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो फिर क्या होगा, स्लोप तो ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे क्योंकि dy बाई डी एक्स ज़ीरो है, तो ऐसे पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है और प्लस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इफेक्टिवली स्लोप ज़ीरो हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है ना, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो जैसे पहला डिफ्रेंशिएशन किया हमने dy बाई डी एक्स, तो वो आया 3x², और x की वैल्यू ज़ीरो पे देखी, चेक करी तो वो ज़ीरो आ रहा है। x अगर यहाँ पे ज़ीरो रखा, 0,0, तो स्लोप क्या ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप तो ज़ीरो है, पक्की बात है, लेकिन वो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव किया जब हमने d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो 6x आया, और 6x में भी x ज़ीरो रखा तो वो ज़ीरो वैल्यू दे दी। तो बस इतना याद रखना है कि नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, ज़ीरो है तो दोनों ही नहीं। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले कंक्लूजन समझते हैं कि क्या कहा गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जस्ट रिवाइज कर रही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या, डबल सिंगल डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो होना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन अगर मैक्सिमा है तो डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ नेगेटिव, और मिनिमा है तो डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ पॉजिटिव। अब एक चीज़ छूट गई कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो है तो क्या, तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी नहीं होगा। इफ़ डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ ज़ीरो, इट इज़ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हमको साइन एक्स का ग्राफ, मैं तुम्हें हल्का सा तुम्हें आइडिया होगा, मैं एग्जैक्टली बना के बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, ये हमें याद रखना ही है, बड़े हो जाएंगे जब, तो कुछ ऐसा बनता है। कितने लोगों का आइडिया है ये इस ग्राफ का? ऐसे ऐसे चलता रहता है सांप की तरह। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, को कहते हैं, बहुत फेमस ग्राफ है, ये यूज़ आएगा हमारे फिजिक्स में बहुत। तो देखो ये वैल्यू x एक्सिस वाली है, तो ये वैल्यू है 0, और ये वाली जो वैल्यू है ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री। मैक्सिमा कब पहुंच रहा है ये पता है हमें, 1 पे पहुंचता है, मतलब ये π/2 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1। और फिर आगे बढ़ी तो पाई से ये 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन 4 पाई, और ये नेगेटिव में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, और चलता गया इधर। तो ये वाली वैल्यू -1 होती है इन दोनों के आधे पर, पाई और 2 पाई के बीच में जो एंगल बन गया 270 डिग्री, यानी कि 3π/2, वो -1 के करस्पॉन्डिंग हो गए। तो ये दौड़ता रहता है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में साइनोसॉइडली दौड़ता रहता है। तो ये तो जो ग्राफिकली हमने देख लिया, ठीक है। व्हाट इफ हमें ग्राफ कुछ नहीं मालूम, हमें तो बस आंसर बताना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 0 से पाई में, क्योंकि वो तो रिपीटेड वैल्यू है, इनफाइनाइट मैक्सिमा आ जाएंगे, इनफाइनाइट मिनिमा आ जाएंगे। 0 से पाई में बस कन्फाइन करना है
और बताना है कि मैक्सिमा किधर पड़ेगा और या मिनिमा किधर पड़ेगा। तो इसके लिए y इक्वल्स टू साइन एक्स, फाइंड मैक्सिमा इन द इंटरवल 0 से पाई। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल्स टू साइन का क्या हुआ, लिख लो लिख लो लिख लो, साइन का हो गया कॉस एक्स। ठीक है भाई, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को हमें ज़ीरो करना है। अच्छा, ये y डैश लगाया मैंने, मतलब कि dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स ज़ीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पर या तो मैक्सिमा आ रहा है या तो मिनिमा आ रहा है। अभी ये हुआ, इट इज़ लाइक ईदर इट इज़ मैक्सिमा और ईदर इट इज़ मिनिमा। अब हमें चेक पॉइंट लगाना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। वैसे तो हमें पता है कि रख के वैल्यू देख लेंगे, पाई बाई 2 इधर साइन में, तो साइन पाई बाई 2 की 1 होती है, तो 1 से आगे तो बढ़ता नहीं, तो मैक्सिमा आंसर है, ये तो पता है हमें। बट मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको 0 से इक्वेट नहीं करना है, इसकी तो बस वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है। तो x क्या रखना है, जो यहाँ पर आया था, क्या आया था यहाँ पर, पाई बाई 2। तो ये हो गया -1। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, मैक्सिमा। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर मैक्सिमा है और मिनिमा नहीं है। बस इतने से अपना काम बन गया। तो अभी तक हमने कैलकुलस में क्या डिफरेंशिएशन देखा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जो कि स्लोप होता है। अब कैलकुलस में सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अपन, दैट इज इंटीग्रेशन। और इसको समझते हैं हम एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो साइकोलॉजिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, तुमने फनल देखा होगा। कि यहाँ से पानी डालते हैं तो यहाँ से निकल जाता है ना। तो इफ दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऊपर से पानी डालना ज़्यादा आसान है या नीचे से पानी डालना ज़्यादा आसान है, ऊपर से, है ना। तो डिफरेंशिएशन इज comparatively easier in terms of formulas and understanding than integration, क्योंकि इसमें हमें प्रिसाइजनेस के साथ बहुत ही वो मिलाना पड़ेगा, निशाना। तो मतलब मैथमेटिकली हमें फॉर्म में जमाना पड़ेगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में। जैसे लाइक वी कैन डिफ्रेंशिएट एनीथिंग, कुछ भी हमारे सामने आया फॉर्मूला इसके थ्रू डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट एनीथिंग, कुछ भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम। डिफ्रेंशिएट जरूर कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये तो खैर बहुत बात की बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। बस इतना समझना है कि इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने जो फॉर्मूले याद किए थे डिफरेंशिएशन के, वही इंटीग्रेशन में काम आ जाएंगे। तो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स।
अच्छा, जैसे डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर था जो डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता था, इसका भी एक सिम्बॉलिज्म है। इधर हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे ऐसे डी एक्स लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन है डी एक्स के साथ और उसको पूरे को ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब किस पे ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगेगा कॉस एक्स पर। और सिम्बॉलिज्म क्या है, ये ऐसे सांप जैसे साइन और डी एक्स, ये और ये मिलके ऑपरेटर बना रहे हैं। और किसको ऑपरेट कर रहे हैं, कॉस एक्स को। कॉस एक्स इज़ द फंक्शन है। तो जिसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साइन एक्स। कैसे सूझा हमें कि साइन एक्स आंसर होगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इस वजह से। ये बात समझ में आ रही। तो हम जो भी फॉर्मूले डिफ्रेंशिएशन के हमने याद किए थे, वही हम रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे हमें ऑलरेडी। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो लिख ही लिया। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, एक और चीज़, इसके साथ हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। सोचो क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का ज़ीरो आ जाएगा, इस वजह से। एक तो अपने पास हाँ हाँ, एक और नीचे वाला कहीं रखा है आपने? फैन का क्या, एक कैप ये रखा है, दो कैप रहता है ना? हाँ, ऊपर ही रखा हुआ है। मैं लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। मैं ले आऊँ। क्लास के बाद प्रोजेक्टर का सेटअप हाँ, कर तब तक मैं बाकी का करा लूँगा। कुछ नहीं, बस उसमें तो लग जाएगा एक बार, तो वो कर लूँगा। कन्फ्यूज़न हो रहा था। हाँ आप एक बार कंप्लीट कर दो। ठीक। या ये एलईडी भी शिफ्ट कर देना यहाँ पे। वहाँ साइड पाइप नहीं होगा, वहाँ नहीं है पाइप, पाइप नहीं है वो तो, पाइप नहीं होगा पॉइंट है ना वो, उधर लगा देना वो। चेक करने के लिए होता है, वहाँ पे नहीं। वहाँ भी नहीं, चेक करने के लिए होती है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं लगवाया है यहाँ पे पॉइंट, वहाँ भी लगवाया है, लगा देना। तो ये कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं हम, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का ज़ीरो हो जाता है, इस वजह से। अच्छा, लेकिन लिमिट्स लगाएंगे जब आगे, तब कांस्टेंट नहीं लगाना है, लिमिट्स लगा देंगे तो, क्योंकि लिमिट एक दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करता है जो देखेंगे अभी हम। तो साइन एक्स का हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, tan x प्लस सी। क्यों, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर सेक एक्स tan x dx, इसका क्या होगा, इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। अब जैसे पॉलिनोमियल है x की पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे हम, डिफ्रेंशिएशन करते थे तो x n यहाँ पर आ जाता था, x की पावर 1 कम हो जाता था। इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसी प्रोसेस फॉलो करेंगे,
हम ऐसी प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हमें ये लेके आना है एक्स टू द पावर n बनाना है यहाँ पर, लेकिन क्या है यहाँ पर n-1 है, तो इसका मतलब जो भी है यहाँ पर हमने +1 कर दिया, ठीक है। और इस n को मिटाना है जड़ से, तो मतलब n एक है तो डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो दिस +1, तो वो इससे कट जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट कि इस तरीके से याद रखें हम। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन वाले पॉलिनोमियल के फॉर्मूले को अलग से याद रख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसको कैसे करना है, इसको करना है जो भी है वेरिएबल उसकी पावर 1 बढ़ जाएगा, और डिवाइड में जो भी बढ़ के आया है उस वही के वही जो भी आया फाइनली वो लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, +c। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx, दिस विल बी x की पावर 7/7 +c। जब कांस्टेंट वगैरह है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3x² dx है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर x² को इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, x³/3, और इस 3 को कुछ नहीं किया हमने, तो वो एज इट इज़ प्रोडक्ट में +c, तो वो 3 से 3 कट जाएगा, x³ हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/1 + x² dx, तो इसका क्या होगा, तो ये किसी का डिफ्रेंशिएशन होता था 1/1 + x², तो याद करो 10x का होता था केवल, तो ये हो जाएगा 10x + c। ऐसा हो गया 1/1 - x² का रूट dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, ये डिफ्रेंशिएशन होता था साइन इनवर्स x का, तो ये हो गया साइन इनवर्स x dx। अच्छा ये 10x नहीं, सॉरी 10 इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x dx, मतलब साइन इनवर्स x + c। नेगेटिव आ जाए यहाँ पे तो कॉस इनवर्स का हो जाता था, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये क्या होगा, 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, है ना, log टू द बेस e, यानी कि ln x, तो ये ln x + c। अच्छा कभी कभी ऐसा दिमाग में उलझन हो जाती है कि किसी ने ऐसा कर दिया ln x dx, तो इसका आंसर 1/x नहीं होगा, है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन ln x नहीं होता, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, बट अदर वे राउंड नहीं ऐसा, है ना। मतलब इतना सिंपली मत ले लेना कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंस, ऐसा नहीं, उस फॉर्मूले में सेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और क्या, इसको करो ज़रा इंटीग्रेट 1/x², इसको इंटीग्रेट करो सिंपल, देखो कभी भी अपॉन में तो पहले उसको अपॉन से हटा लो, तो हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हम वही जो सेट है उससे कर देंगे, x की पावर -2 + 1, और यहाँ पर -2 + 1 जो भी आया है ना ऊपर वही का वही आना है यहाँ पर, +c, तो हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे -1, तो इट विल बी -1/x + c।
ठीक है, अब एक और देख लेते हैं कि लिमिट अगर लगा, जैसे इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है sin x dx 0 से लेके π/2, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/2 तक। इट विल गिव एरिया अंडर द कर्व 0 से लेके π/2 तक, जो भी ग्राफ है उसके अंदर। जैसे sin x का ग्राफ अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो कुछ ऐसा था। तो अब उसने कहा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके π/2 तक। तो मतलब हमने अपना फोकस केवल x = 0 यानी कि ये से लेके x = π/2 तक लगाया। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, इसलिए बीच में जैसा लग नहीं रहा वो। तो x = π/2 तक लगाया, मतलब कि ये वाली जो क्वांटिटी है हमें इस एरिया की वैल्यू देगी। दिस विल रिप्रेजेंट एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ sin x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके π/2, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, मतलब सॉरी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको देखो। यहाँ पर कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस हो जाएगा इसका साइन का उल्टा माइनस कॉस। इनफैक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। तो माइनस कॉस आंसर है इंटीग्रेट होके। अब क्या करना है, हमें लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले कांस्टेंट की टेंशन वालों उसे बाहर फेंक दो, कांस्टेंट को फेंको बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट -1 है तो वो बाहर आ गया। अब सबसे पहले जो अपर लिमिट है वो रखनी है हमें एंटायर फंक्शन में, पूरे फंक्शन में रखनी है। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ अपर लिमिट रखनी है। तो पहले क्या लिख देंगे, cos π/2, फिर माइनस, ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, माइनस तो बाहर है ही ये वाला, और फिर माइनस cos 0। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर है हमारा। तो cos π/2 होता है 0 और cos 0 होता है 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये -1 और बाहर है -1, तो ये हो गया 1। एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल ही रहता है। एक और फॉर्मूला e⁻x dx, इसका क्या होगा, e⁻x + c, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, इस वजह से। सिक्स 7 वाली शीट दिखाना अगर किसी के पास होगा। ठीक, तो एक क्लास अपन को और डिवोट करनी पड़ेगी अभी इंटीग्रेशन में। मतलब कि जैसे अभी मान लो सपोज कुछ ऐसा आ गया sin 3x, इसका क्या करेंगे। तो इंट्यूटिवली ऐसे सोचें तो वही होगा। यहाँ भी डिफरेंशिएशन में आता हमारे पास, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आता 3, यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर है इसका, +c। अच्छा, जहाँ लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, बस ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन, लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है वो कहलाता है क्या कहलाता है, एक तरफ लिमिट डिस्क्राइब्ड है, एक तरफ लिमिट डिस्क्राइब नहीं है। और एक शब्द होता है बहुत ही प्यारा सा, भूल गया हूँ मैं अभी। हाँ देखो याद आ गया, ये कहलाता है इनडेफाइनाइट इंटीग्रेशन। कोई डिफाइन नहीं है लिमिट इसकी, जहाँ पे लिमिट डिफाइन हो जाती है वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे बस नाम याद रखना, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, लेकिन क्या ये चैप्टर के नाम रहेंगे 12th क्लास में मैथ्स वालों के लिए, इस वजह से दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि लिमिट्स रखने में और आसानी हो जाए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 1 dx और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 1। ठीक है, बस गौर से देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तीनों को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले ब्रॉडर पिक्चर ये, तो e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा e की पावर x इटसेल्फ, फिर sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x, और 1 का क्या होगा, 1 का 0 नहीं होगा, मुक्का मारूंगा फिर मैं सुरभी। 1 इज़ वॉट, 1 इज़ लाइक x की पावर 0 dx है ना, तो ये 0 में 1 बढ़ेगा तो 1/1 तो x हो जाएगा। और फिर तुम ऐसे सोचो ना कि अगर तुमने 0 बोल दिया तो 0 का डिफ्रेंसिएशन सोचो दिमाग में, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 1 आता है, x का, तो ये होगा x। तो ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो देखो या तो हम तीनों फंक्शन, तीनों ये जो दिए हुए हैं तीनों में अलग अलग लिमिट्स रख सकते हैं, या तो इसको एक ही मान के भी रख सकते हैं, इट्स ऑन अस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो 1 रखा यहाँ पर, तो 1 रखा तो e की पावर 1, फिर tan 1, फिर 1। क्या किया ये, पहले उठा के x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख दिया, ठीक है, अपर लिमिट सेटिस्फाइड। फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा अब 0, तो 0 यहाँ पे e की पावर 0 इज़ 1, फिर प्लस tan 0 तो वो 0 होता है, फिर 0 तो वो 0। तो क्या होगा, यहाँ पे ये 1 है, ब्रैकेट के अंदर दिस 1, e की पावर 0 इज़ 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर 1 प्लस tan 1, तो आंसर इज e प्लस tan 1। बस इतना सा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अदर थॉट प्रोसेस में कोई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि वो पहले सोचे कि मैं इसी पे लिमिट लगा लूँ, पहले केवल इस पे, तो ठीक है, क्या करेगा वो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 ऐसे लिख लेगा, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। फिर अगले पे आएगा वो tan 1 माइनस tan 0, tan 1 माइनस tan 0। फिर अगले पे आएगा x पे आएगा, फिर x में क्या रखेगा, x में पहले रखेगा 1, फिर 0, 1 माइनस 0। तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। मतलब क्या किया, कुछ नहीं, पहले दिस माइनस दिस कर लिया, फिर दिस माइनस दिस कर लिया, फिर दिस माइनस दिस कर लिया, या कलेक्टिवली तीनों को ऐड करके और दूसरे तीनों को ऐड करके आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ठीक है, दोनों ही सही तरीके हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें 6 और 7 DPP सॉल्व करनी है, आज का मतलब होमवर्क है तुम्हारा।